आपका पहला पेपर चल रहा है, ठीक है, जिसमें से अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, शैवाल के बारे में, उसके कॉमन कैरेक्टर्स, लक्षण क्या होते हैं वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण स्मिथ एक वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया है, ठीक है, वही वाला पढ़ना है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा उसके बारे में, उसका जनन के प्रकार, ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, शैवालों में जनन। शैवाल किसे कहते हैं एक बार फिर से समझा देते हैं। शैवाल को नॉर्मल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं हम लोग, काई। काई मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, पानी के ऊपर हरी हरी परत जम जाती है, तो आप लोग क्या कहोगे, काई जम गई है। तो वो जो काई है उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे छोटी छोटी बिंदी बिंदी जैसी दिखाई देंगी, छोटी छोटी छोटी, है ना। या फिर आपको क्या दिखाई देगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ऐसे मान लो एक लकड़ी उठाई लंबी सी और उसमें डाल दी और यूं उठाई, तो पूरी आपको जाल जैसी परत जैसी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो वो अलग टाइप की शैवाल है वो। ऐसे एक कोशिकीय पौधे पादप, पादप क्यों कहेंगे उन्हें, क्योंकि हर कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और उसके अंदर ज्यादातर में क्या होगा, हरित लवक पाया जाएगा, ठीक है। तो हरित लवक जिसके अंदर भी होगा, पूर्ण रूप से विकसित हरित लवक नहीं होता है, इसलिए ये लोअर किस्म के, मतलब निचले तबके के प्लांट्स माने जाते हैं, लोअर प्लांट्स, ठीक है। लेकिन जिनमें फल आता है, फूल आता है, बीज बनता है, जड़ तना पत्ती अच्छे से दिखाई देती है, उनको क्या कहते हैं, हायर प्लांट्स, यानी उच्च वर्ग के पौधे बोलते हैं, ठीक है। इनका जो शरीर है, संरचना है, वो एक कोशिकीय होती है। एक कोशिका अकेले रहे या फिर अपने समूह में रहे, ठीक है। अगर समूह में रह रही है तो उस समूह को क्या कहते हैं, कॉलोनी, ठीक है। कितने ही एल्गी, कितने ही, जैसे पता नहीं है यहाँ कितने भी शैवाल एक साथ रह रहे हैं एक ग्रुप में, तो उसे कॉलोनी बोलेंगे। लेकिन जब शैवालों की संख्या निश्चित हो कि हाँ भाई 8 ही होंगे इसमें और नहीं हो सकते, अगर 8 से 9 आएगा तो उसको बाहर भेज देंगे कि नहीं भाई अपने यहाँ नहीं रहना, किसी और के साथ जुड़ो। और चारों तरफ एक क्या होती है, इनके म्यूकस की परत होती है, ठीक है। म्यूकस का मतलब सफेद चिपचिपा लसलसा सा पदार्थ होता है, श्लेष्मा उसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पता है तो ठीक है, नहीं तो जुकाम हो ना तो जो सिनक के बाहर फेंकते हो वो श्लेष्मा होती है, ठीक है। हालांकि हमारे श्लेष्मा में और इसकी श्लेष्मा में अंतर होता है थोड़ा, ठीक है ना, इसमें वाटरी कंडीशन ज्यादा है। और तो इस तरीके से कॉलोनी बना के रहते हैं, तो उस कॉलोनी को क्या कहते हैं, समंडल, क्या कहते हैं, समंडल, ठीक है, या सिनोबियम, समझ आई बात, ग्रुप को। तो इस तरीके से रहते हैं। रहने के बाद इनकी संरचना जो है वो लगभग ऐसी दिखाई देती है, जैसे एक की बात करते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन कुछ सेल्स मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये हो गया, इसका नाम क्या है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये एक कोशिकीय शैवाल होता है। जब ये बहुत सारे एक ग्रुप में रहते हैं, ऐसे गोल गोल इकट्ठे रहेंगे, तो इनकी जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी को क्या कहते हैं, वॉलवॉक्स, क्या कह देते हैं, वॉलवॉक्स। तो उसको आपको पढ़ना है, क्या बोलेंगे उसे, वॉलवॉक्स। तो इस तरीके से शैवालों का कॉमन कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा एक शैवाल और बता देते हैं आपको, जिसको खाने से बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। ये इतनी प्रोटीन देता है जितनी आप 250 ग्राम दूध रोज पियोगे ना गाय का, तब एक महीने में जितनी प्रोटीन आएगी उतना इसको एक चम्मच खाने से आ जाएगी। ये दिख रहा है ऐसा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, स्पाइरुलिना, ठीक है। इसको प्रोटीन पाउडर वगैरह के तौर पे लिया जाता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, एकल कोशिकीय प्रोटीन है तो इसको SCP बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, समझ आ गई बात।
ये यूज की जाती है। तो इस तरीके के शैवाल होते हैं। अब हम देखेंगे शैवाल, नए शैवाल कैसे बनाते हैं। एक जीव अपने जैसा नया जीव बनाए उसे ही क्या कहते हैं, जनन। अब वो जनन कैसे होगा, चाहे चाहे वो अलैंगिक हो, लैंगिक हो या कायिक हो। देखो भाई, अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, नर और मादा जैसी कोई विशेष संरचना नहीं है, कोई विशेष कोशिका नहीं है, और नॉर्मली जनरेशन हो जाए या नया जीव उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। और नर और मादा जैसी एक विशेष संरचना हो, ठीक है, या अर्धसूत्री विभाजन हो रहा हो कोशिका में, फिर उसके बाद दो अर्धसूत्री अगुणित कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाएं बनती है। और वो कोशिकाएं कैसी होती हैं, जो अगुणित विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाएं बनती है वो कैसी होती हैं, अगुणित होती है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या उसमें आधी होती है। पढ़ा होगा, कभी तो पढ़ा होगा अब तक, 11th में 12th में कभी तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इधर सुन लो एक बार, छोटी सी कहानी है, ध्यान देना। ये परागकण है, इसके अंदर पुंकेसर बनेंगे, ठीक है, पुंकेसर के अंदर परागकण बनते हैं, ठीक है ना, पुंकेसर के अंदर परागकण बनेंगे। और ये परागकण कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। यहाँ पर बीजांड होगा, ये क्या है, अंडाशय, ये क्या है, वर्तिका, और ये क्या है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को हिंदी में वर्तिकाग्र और अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। और ये वर्तिका होती है, इस वर्तिका को स्टाइल कहते हैं। और ये क्या है, वर्तिकाग्र, और ये क्या है, अंडाशय, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान देना, ये बीजांड हो गया, क्या हो गया, बीजांड। बीजांड के अंदर एक कोशिका होती है, उसे अंड कोशिका कहते हैं। मान लो ये मटर का पौधा हो, ठीक है ना, तो मटर के पौधे में 7 तो यहाँ होंगे और 7 अंड कोशिका के अंदर होंगे, क्या, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र 7 पराग कण के मिलेंगे, 7 पराग अंड कोशिका के मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा, 14 कोशिकाओं का बीज बन जाएगा ना ये। फिर इसके अंदर फली आए, मटर आए, कुछ भी आए, वो एक अलग बात है, ठीक है। आम का होगा तो आम आएगा उसमें। यानी कि आधे आधे गुणसूत्रों की संख्या वाली कोशिकाएं जब जुड़ती हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मकों के जुड़ने को निषेचन, है ना। तो निषेचन की घटना घटेगी तो यहाँ नर संरचना है, इसे क्या बोलेंगे, मादा संरचना है। ये मादा का सिंबल होता है ऐसे, और नर का सिंबल होता है ये। समझ आ गई बात। तो इस तरीके की जब है तो उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, न नर का पता, न मादा का पता, न आधा गुणसूत्रों वाली कोई संख्या, आधे गुणसूत्रों वाली कोई कोशिका नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अलैंगिक जनन। समझ आ गई बात, हाँ तो थोड़ी थोड़ी। तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। इसके अलावा कोशिका का कोई भी भाग, शरीर का कोई भी भाग गिरे और नया जीव बना दे तो उसे हम क्या बोल देंगे, कायिक जनन। देखो भाई, अलैंगिक जनन और कायिक जनन में क्या अंतर है। अलैंगिक जनन में ठीक है, नर और मादा का कोई विशेष नहीं पता है, युग्मक भी नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन कोई एक विशेष संरचना बनेगी, उसे बीजाणु बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कायिक जनन की, तो पौधे का कोई भी हिस्सा गिर करके कहीं भी कुछ भी नया जीव बना दे तो उसको क्या बोल देंगे, जनरली कायिक जनन। इसलिए कुछ वैज्ञानिक कायिक जनन को कायिक जनन नहीं मानते हैं, बल्कि कायिक प्रवर्धन मानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है, पढ़ा होगा कि आप एक गुलाब के पौधे में कई तरीके के गुलाब के पौधे लगा सकते हो, कलम जोड़ करके, है ना। हाँ, संतरे के पेड़ में आप नींबू लगा सकते हो ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आम में तुम अनार लगाने की कोशिश कर दोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। वो एक ही फैमिली के आपस में समानता है तब हो सकता है। तो आगे अपना पॉइंट है क्या, शैवालों में जनन, हेडिंग डाल लीजिए, है ना। वीआईपी लोग हैं, कहना पड़ता है, ये जनन में ये डाल दो, ये कर लो, ये लिख लो, है ना। तो अब कायिक जनन में कौन कौन सी विधियां थी, हमने पढ़ लिया था शायद, कोशिका विभाजन, विखंडन, हार्मोगोनिया, पढ़ लिया था।
हॉर्मोगोनिया लिखा दिया, और हेटेरोसिस्ट और मृत कोशिका द्वारा ऐसे लिखवा दिया, नहीं लिखवाया, ये नहीं लिखवाया, पता है मुझे, ठीक है, ये नहीं लिखवाया है। तो देखो इसमें मैं लिख देती हूँ, जो लिख दिए उनके केवल नाम लिख देती हूँ, ठीक है, फिर बाकी का जो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं लिखा है उसको मैं डिटेल में बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, कोशिका विभाजन। कोशिका है, ठीक है भाई, उस कोशिका ने दो नए विभाजन कर लिए, ये क्या है, युग्लिना, इसने विभाजन कर लिया, ये एक ऐसे इधर रह गया, दूसरा वाला इधर रह गया, फिर दोनों ने अलग अलग बना लिया, बन गया, तो यूग्लिनोफाइसीमा होता है यूग्लिना, यानी कि कोशिका विभाजित हो गई। अब वो कैसे विभाजित हो, ठीक है, जनरली कोशिका कैसे विभाजन करती है, समसूत्री और अर्धसूत्री, और एक विभाजन और होता है, उसे क्या कहते हैं, असूत्री। असूत्री विभाजन में क्या होता है, केंद्रक या उसके अंदर जो भी है गुणसूत्र वगैरह सीधे डबल हो जाते हैं, जैसे अमीबा में पढ़ा होगा ना हम लोगों ने। हालांकि अमीबा क्या है, जंतु है या पौधा है, एक कोशिकीय जीव कह दो, वाह बढ़िया सी बात है, बचने के लिए ना जीव कह दो। अरे जीव में तो पौधे और जंतु दोनों आते हैं, अमीबा पादप है या जंतु है, जंतु है, क्यों, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसीलिए तो। ये ऐसे अलग हो गया ना, एक अमीबा इधर चला गया, एक अमीबा इधर चला गया, इस तरीके का जो विभाजन पाया जाता है जीवों के अंदर, वो क्या बोलता है, असूत्री। गुणसूत्रों की कहीं कोई कहानी नहीं हुई। आगे बात करते हैं कोशिका विभाजन के बाद अगला क्या आएगा इसमें, कोशिका विभाजन तो हो गया कंप्लीट, फिर हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया से पहले हम एक और पढ़ेंगे, विखंडन। विखंडन का मतलब खंड खंड हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। कोई जीव है, ठीक है, उसकी ये कोशिका की स्थिति है, टूट गए, तीन टुकड़े हो गए, एक ने अलग अलग कहानी सबने बना ली अपनी, ऐसे स्पाइरुलिना में देखने को मिलता है ऐसा, समझ आ गई बात। तो वो क्या हो गया, विखंडन। आगे बात करते हैं विखंडन के बाद हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया का मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है, मोटी भित्ति वाली, उसे हार्मोगोनिया बोलेंगे, नील हरित शैवालों में होती है, ठीक है। छोटे छोटे खंड हो जाते हैं और तंतु के खंडित होने से बन जाते हैं, ठीक है। उनके चारों तरफ क्या होता है, श्लेष्मा भित्ति आ जाती है, जैसे ये है कोई शैवाल है, ये तंतु है इसका पूरा, है ना, धागे जैसी संरचना, उसका पूरा शरीर है ये, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, ये तंतु था पूरा, इसमें कहीं पर खंड बन गए, ऐसे लोसा खंड बन गए, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे खंड बन गए। उसके बाद इसके चारों तरफ क्या हो गया, श्लेष्मा की झिल्ली बन गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हार्मोगोनिया। अब ये अलग हो गया, टूट गया, इसमें से टूट के ये झड़ गया, गिर गया, जहां जहां ये गिरेगा वहां वहां वो नया शैवाल बना देगा, तो उसे क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए हार्मोगोनिया के बारे में। बहुकोशिकीय छोटे खंड जो तंतु के खंडित होने से बनते हैं, जो श्लेष्मी आच्छद में होते हैं, ऐसे लिख लीजिए।
नए नए शैवाल बना देंगे अलग होकर के, ठीक है, मुख्य तंतु से। ठीक है, आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे करवाती हूँ कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हार्मोगोनिया जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, अंदर की तरफ बनेंगे अंतर्विष्ट, और नहीं है तो फिर वो बाहर की तरफ बनेंगे। ठीक है, आगे मृत कोशिका द्वारा या फिर अंतर्विष्ट द्वारा। तो आगे मिटा दूं ना? प्रकार या स्वरूप, ठीक है ना, दो तरीके से हेटेरोसिस्ट बनती है जनरली। उसके हार्मोगोनिया के प्रकार नहीं, एक्चुअली ऐसे लिखो निर्माण विधि, हार्मोगोनिया के निर्माण की विधियां। एक तो होता है नेक्रीडियम, यानी कि उसे बोलते हैं मृत कोशिका के अंदर बनेगी। दूसरा अंतर्विष्ट हेटेरोसिस्ट द्वारा। ओहो, एक मिनट, अंतर्विष्ट हेटेरोसिस्ट द्वारा। ये आप लोगों से पूछा जाता है, ज्यादातर ये नील हरित शैवाल वगैरह में मिलता है। ठीक है, अनेक तंतु छोटे छोटे जो होते हैं ना नील हरित शैवाल, वो करते हैं इसका निर्माण। उसमें होता क्या है, ट्राइकोमिया तंतु में जहां कायिक कोशिका एवं हेटेरोसिस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वहां पर टूट जाते हैं, और टूटने के बाद बहुत सारे खंड अलग अलग बन जाएंगे। हार्मोगोनिया, वाले खंड क्या बोले जाते हैं, हेटेरोसिस्ट। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, नॉस्टॉक। और इसके अलावा ये कई बार हेटेरोसिस्ट जो होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी काम लगती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन। जैसे नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है, तो गैस तो क्या इधर उधर घूम रही है ना हवा में, वो क्या करता है उसको नाइट्रेट या नाइट्रेट में, नाइट्राइट या नाइट्रेट में, NO3 या NO2 में, है ना, कन्वर्ट करेगा। तो उसको क्या बोल देंगे, स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके क्या कर दिया उसने, उसको स्थिर कर दिया कि अब भागना नहीं है, गैस की तरह से तेरे को कंपाउंड बना दिया, अब चुपचाप यहाँ इसके साथ जुड़ करके बैठे रहे। ठीक है ना, तो फिक्सेशन बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्रिय।
आगे बात करते हैं हेटेरोसिस्ट के बाद मृत कोशिका द्वारा। और एक बात, शैवाल तंतु को क्या कहते हैं? ट्राइकोम। जिन्हें नहीं पता वो लिख लेना। मृत कोशिका के द्वारा भी निर्माण होता है। इनको नेक्रीडियम बोलते हैं। मृत कोशिका को क्या बोलते हैं? ट्राइकोम, है ना। ट्राइकोम की जो कोशिकाएं होंगी, थैलस क्या होता है? धागे की आकारी संरचना, सुकाए, है ना। यानी कि जब पौधे को जड़, तना, पत्ती जैसी विभिन्न संरचनाओं में विभेदित नहीं कर सकते तो उसे क्या कहेंगे? सुकाए या थैलस। ठीक है, लिख लिया। आगे आगे बात करते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें नेक्रीडियम में और हेटेरोसिस्ट में अंतर क्या है? जनरली हेटेरोसिस्ट कैसी होती है? एक कोशिकी, और ये एक कोशिकी ही शैवाल को भी बनाएगी, यानी कि ये कैसी होगी? सिंगल सेल्यूलर, या उसको बोलते हैं क्या? यूनिसेल्यूलर, मतलब एक कोशिकी। ये अंतर है इसमें। ये भी टुकड़े बना रही है, ये भी बना रही है। नेक्रीडियम का जो बनेगा वो कैसा होगा? बहुकोशिकीय। मतलब ये जो नया शैवाल बनाएगी वो कैसा होगा? मल्टी सेल्यूलर। आगे बात समझ में? और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे अलैंगिक जनन। ये आप लोगों से पूछा जाता है हॉर्मोगोनिया में, हॉर्मोगोनिया या हेटेरोसिस्ट पर आप एक टिप्पणी लिखिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हेटेरोसिस्ट, हॉर्मोगोनिया और नेक्रीडियम क्या है। हॉर्मोगोनिया यानी कि मुख्य तंतु में से छोटे छोटे टुकड़े बन गए और वो नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, विखंडन में और हॉर्मोगोनिया में क्या अंतर है? विखंडन में कहीं कोई श्लेष्मा का रोल नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, ठीक है ना। हॉर्मोगोनिया की खास बात क्या है कि क्या होगी? श्लेष्मा। देखो एक बार ऐसे समझो, ये खंड है, ठीक है, ये मुख्य शैवाल है। अब इस मुख्य शैवाल में क्या हुआ? एक छोटा सा, ये ऐसे कोशिकाएं थी ना, इन कोशिकाओं में क्या हुआ? देखो दोनों ही समझाऊंगी अभी इसमें, है ना। एक बार आप लोग लिख लो फिर।
जैसे ये मुख्य तंतु है, ठीक है, इनकी कुछ कोशिकाएं थी जिसके चारों तरफ क्या हुई, ये थोड़ी सी टाइट हो गई और इनके तरफ क्या हो गया, ये ऐसे ये मुख्य से अलग हो गई, यहाँ पट बन गया बीच में और इसके चारों तरफ श्लेष्मा इकट्ठी हो गई। अब ये नया गिरी कोशिका और फिर एक अनुकूल परिस्थिति में क्या हो गया, ये पूरा नया निर्माण करने के लिए तैयार हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस्ट कंडीशन। समझ आ गई बात, क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस्ट। पर अगर ऐसा हो कि ये मुख्य शैवाल है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे टुकड़े थे, ठीक है जी। अब हुआ क्या, इसमें एक ना होकर के कुछ सेल्स जो है डेड हो गई, मर गई कोई कोशिका। कोशिका के मरने का मतलब क्या होता है, अच्छा ये बताओ, बाल और नाखून जिंदा है, मरे हुए हैं हमारी बॉडी में जो है, मृत कोशिका है ना हमारे बाल, क्योंकि अगर हमारे बाल जीवित होते तो बाल कटाते टाइम दर्द होता, खून निकलता, है ना। हाँ, वो बच्चे जो रोते बाल कटाने में तो वैसे ही रो रहे हैं फैशन के चक्कर में, है ना, उनके बालों में ऐसा नहीं है जीवित है तो वो रो रहे हैं मेरे बाल कटवा दिए। कुल मिलाके कुछ कोशिकाएं मृत हो गई और इन मृत कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य था उसने चारों तरफ क्या कर दिया, ऐसे श्लेष्मा बना दी। देखो ध्यान से देखना, और मुख्य तंतु जो था वो इनके बीच बीच में था। मान लो ये कोशिका भी यहाँ मर गई, ये वाली, चलिए मर गई, इसका जो जीव द्रव्य था उसने भी श्लेष्मा बनाने में काम ले लिया और बीच में इसका कनेक्शन इससे रहा, यही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ ध्यान देना, ये 1 मिनट में बस अभी रिजॉइन करते हैं ना, हमारी टेक्निकल टीम तैनात हो चुकी है अपने कार्यभार को संभालते हुए। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये आपस में कनेक्शन तो है ना इनका तंतु का, तो फिर क्या होगा, ये इससे अलग भी हो गई ना जैसे, तो ये श्लेष्मा का जो ये पतला सा तंतु इकट्ठा रह गया था वही क्या कर देगा, अब ये नया वाला बनाएगा और ऐसे बहुकोशिकीय बनाएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा अलग होगा, एक अकेला अलग नहीं होगा, और यहाँ पर ये अकेला ही अलग हुआ था। आ रही है बात समझ में, ये बहुकोशिकीय स्थिति में अलग होगा, इसमें ये भी अलग हुआ, ये भी अलग हुआ, एक साथ सब मिलकर के बनाएगा बहुकोशिकीय, और वो क्या बना रहा है, केवल एक कोशिकीय कंडीशन है। ये हेटेरोसिस्ट और नेक्रिडियम में अंतर होता है, और दोनों ही किसके टाइप है, हार्मोगोनिया के, ठीक है। अब आप लोग एक बार रिजॉइन कर लीजिए।